हेलो एवरीवन। लास्ट हम दक्षिण भारत के हम कर रहे थे भाई वंश। तो आज हम स्टार्ट करते हैं उसको नेक्स्ट प्रोसीड। लास्ट हमने पल्लव वंश कर लिया था और कुछ समझ लिया था कि कैसे क्या कहाँ थी। तो चलो भाई हम स्टार्ट करते हैं अब नेक्स्ट। अपना नेक्स्ट क्या था देखो, हमने कर लिया था, कहाँ थे हम भाई, पल्लव वंश हम कर चुके थे भाई। और अब हम नेक्स्ट करते हैं राष्ट्रकूट वंश। आज हम क्या स्टार्ट करेंगे भाई, राष्ट्रकूट वंश स्टार्ट करेंगे। देखो राष्ट्रकूट वंश और ये जितने भी थे हमारे पीछे, लास्ट चोल थे, पल्लव थे, ये सब हम मैप पे समझ चुके थे, लेकिन एक बार फिर दोबारा देख लो कि पता चल जाएगी कहाँ क्या क्या था। ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा पीछे का भी, और देन फिर हम नेक्स्ट आज स्टार्ट करेंगे भाई राष्ट्रकूट वंश। ठीक है भाई, राष्ट्रकूट वंश में क्या था, देखो हमने मैप पे किया था कि ये हमारा साउथ इंडिया है। साउथ इंडिया में जो आपका ये एरिया है ये तमिलनाडु का था। तमिलनाडु के एरिया में हमने एक तो कर लिया था भाई पल्लव। पल्लव हम कंप्लीट कर चुके हैं लास्ट में। और यहाँ इसी के पास हमारा क्या था, तमिलनाडु में चोल था। ठीक है, और इससे जस्ट ऊपर जो आपका आंध्र प्रदेश का एरिया है, यहाँ थे आपके भाई वेंगी के चालुक्य। यहाँ कौन थे, वेंगी के चालुक्य। ये हम मैप पे लास्ट में समझ चुके हैं। यहाँ पे जैसे आपका जो कर्नाटक एरिया था, यहाँ पे आपके एक तो बादामी के थे चालुक्य, यहाँ फिर एक आपके कल्याणी के चालुक्य थे। ठीक है, और यहाँ हमने देखा था कि भाई यहाँ कौन सा वंश था, राष्ट्रकूट वंश। यहाँ कौन सा वंश था भाई, राष्ट्रकूट वंश था। कौन सा था, राष्ट्रकूट वंश। ये भी हमने समझ लिया था। और आज हमें करना कौन सा है, राष्ट्रकूट वंश ही आज हमें स्टार्ट करना है। कौन सा वंश स्टार्ट करना है भाई, राष्ट्रकूट ही करना है। तो देखो भाई क्या हुआ था, राष्ट्रकूट वंश जो भारत का प्रारंभिक मध्य काल में शासन करने वाला जो राष्ट्रकूट वंश था, ये एक शक्तिशाली राजवंश था। कौन सा था भाई, सबसे शक्तिशाली राजवंश आपका राष्ट्रकूट था। इन्होंने कब से कब तक शासन किया था, 6वीं शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी तक दक्कन के एरिया पर इन लोगों ने शासन किया था। कब से कब तक किया था भाई, आपके 6वीं शताब्दी से लेके आपके 10वीं शताब्दी तक इन लोगों ने शासन किया था। यहाँ स्टार्ट कर देते हैं हम राष्ट्रकूट वंश। ठीक है, अच्छे से कवर हो जाएगा। अपने नोट्स बना लेना भाई अपने हाथ से, तो ज़्यादा कवर होगा। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश ने कब से कब तक शासन किया भाई, आपका जो 6th सेंचुरी से लेके आपकी 10th सेंचुरी तक इन लोगों ने शासन किया। उसके बाद देखो क्या था भाई, जो राष्ट्रकूट वंश था ये अपने ना सैन्य विजय, जो इनका धर्म था जैन धर्म के संरक्षण और स्थापत्य उपलब्धियों के लिए जाना जाता है। किस चीज़ के लिए जाना जाता है राष्ट्रकूट वंश, सैन्य विजय और जैन धर्म के संरक्षण के लिए ये जाना जाता है। ठीक है, ये कहाँ कहाँ इसका एरिया था, जो आपका उत्तरी महाराष्ट्र हो गया भाई। ठीक है, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात का कुछ हिस्सा था और कर्नाटक तक फैला था। ये कहाँ कहाँ तक फैला था भाई, कुछ तो आपका जैसे नॉर्थ महाराष्ट्र हो गया। ठीक है, नॉर्थ महाराष्ट्र हो गया। ठीक है, कुछ हिस्सा गुजरात का हो गया और कुछ हिस्सा कर्नाटक का हो गया। यहाँ पर ये राष्ट्रकूट वंश फैला हुआ था। इसके जो संस्थापक थे, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे, हमने लास्ट वीडियो में भी ये कर लिया था। इसके संस्थापक थे दंती दुर्ग। कौन थे भाई, दंती दुर्ग इसके संस्थापक थे। किसके, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे भाई, दंती दुर्ग थे। दंती दुर्ग ने क्या किया था भाई, जो चालुक्य के राजा थे कीर्तिवर्मन द्वितीय, चालुक्य के राजा थे कौन, कीर्तिवर्मन द्वितीय, इनको उखाड़ फेंका था इन्होंने। और दक्कन के एरिया पर इन्होंने राष्ट्रकूट वंश की नींव रखी। इन्होंने किसको हराया, दंती दुर्ग ने किसको हराया था, चालुक्य राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय को इन्होंने हराया। और फिर यहाँ पर क्या रखी भाई, राष्ट्रकूट राजवंश की इन्होंने नींव रखी। किन्होंने नींव रखी, दंती दुर्ग ने। दंती दुर्ग ने अपनी राजधानी किसको बनाया, इन्होंने अपनी राजधानी
किस एरिया को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था भाई? जो आपका आधुनिक आज का शोलापुर है, ठीक है, जो आज आपका महाराष्ट्र में शोलापुर है, ये राजधानी किन्होंने बनाई थी? दंती दुर्ग ने बनाई थी। शोलापुर के अंदर ही एक जगह है, कौन सी जगह है भाई? मान्य खेत या मान्य खेट भी कह देते हैं इसको। कौन सी? मान्य खेत भी इसको बोलते हैं और मान्य खेट भी बोलते हैं, या मालखेड़ भी बोल देते हैं। और क्या बोल देते हैं भाई? मालखेड़। ये इन्होंने क्या बनाई? अपनी राजधानी बना ली थी। और जो मान्य खेत है ये आज के दिन कहाँ पर है? उस टाइम तो ये महाराष्ट्र के एरिया में पड़ता है, लेकिन आज के दिन ये कहाँ पर है? जो आज का आपका प्रेजेंट कर्नाटक है, आज के दिन जो ये मान्य खेत या मालखेड़ है ये कहाँ पर पड़ता है भाई? कर्नाटक में पड़ता है। और बाद में, लेकिन बाद में इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ पर बना ली थी भाई? बाद में इनकी जो राजधानी थी वो शिफ्ट हो गई थी गोंगिनी एरिया में। कौन से एरिया में हो गई थी भाई? गोंगिनी एरिया में, या इसी को आप गोंगिनापुरी से भी जानते हो, ठीक है। इसी को हम अन्य किस नाम से जानते हैं? गोंगिनापुरी। गोंगिनापुरी भी इसी को बोल देते हैं। यहाँ पे इन्होंने कर दी थी। जो आज का आपका रायचूर का क्षेत्र है ना, प्रेजेंट में जो रायचूर क्षेत्र है ये यहाँ पे पड़ता है आज के टाइम पे, ठीक है। हमने क्या क्या कर लिया? जैसे राष्ट्रकूट वंश कब से कब तक आया भाई? ये 6th सेंचुरी टू 10th सेंचुरी। इनका एरिया कौन कौन सा था? जैसे आपका उत्तरी महाराष्ट्र हो गया, गुजरात का कुछ हिस्सा और कर्नाटक का कुछ हिस्सा। राष्ट्रकूट वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे भाई? दंती दुर्ग थे। इन्होंने जो चालुक्य राजा थे आपके कीर्तिवर्मन द्वितीय, इनको हराया था और यहाँ पे फिर राष्ट्रकूट राजवंश की नींव रखी। इन्होंने स्टार्टिंग में अपनी राजधानी क्या बनाई? शोलापुर के पास एक मान्य खेत जगह है, वहाँ पे इन्होंने अपनी राजधानी बनाई जो आज के दिन कर्नाटक में है। और बाद में इन्होंने कहाँ ट्रांसफर कर दी थी? गोंगिनी में, जिसको आप गोंगिनापुरी के नाम से भी जानते हो, जो कर्नाटक में ही है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने अपना कर लिया था भाई, अपनी राजधानी बना ली थी। जो ये राष्ट्रकूट वंश के दंती दुर्ग थे भाई, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने ना चोल राजा परतंग प्रथम को भी चलो ये तो बाद में हराया था, हम ये बाद में करेंगे। तो अभी देखो आप, हम कर रहे थे दंती दुर्ग। संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग। इनका खत्म हो गया चैप्टर, हम सिर्फ मेन करेंगे। नींव किन्होंने रखी थी? दंती दुर्ग। दंती दुर्ग के बाद जो दूसरे शासक आए वो कौन आए भाई? कृष्ण प्रथम आए। कौन आए थे भाई? कृष्ण प्रथम। फिर इनके दूसरे शासक आते हैं, ये कौन थे भाई? ये एक तो दंती दुर्ग के उत्तराधिकारी थे। कौन थे ये? दंती दुर्ग के उत्तराधिकारी कौन हुए? कृष्ण प्रथम हुए, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था? जो चालुक्य थे, जो आपके चालुक्य थे, चालुक्यों पर राष्ट्रकूट वर्चस्व को मजबूत करने के लिए किनको जाना जाता है? कृष्ण प्रथम को जाना जाता है। इनका सबसे बड़ा योगदान क्या है भाई कृष्ण प्रथम का? जो आपके एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर है, कौन सा भाई? एलोरा में जो कैलाशनाथ मंदिर है, इसका जो वास्तुशिल्प का निर्माण करवाया था, किन्होंने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने करवाया था। कौन से का? एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का। और जो ये मंदिर है ना, ये चट्टान काट के बनाया गया था, ठीक है। चट्टान काट वास्तुकला तकनीकों का यहाँ पे उल्लेखनीय प्रमाण किसका है? एलोरा के कैलाश मंदिर का था, ठीक है। उसके बाद कौन आते हैं भाई? आपके गोविंद द्वितीय आते हैं। फिर कौन से आते हैं? गोविंद द्वितीय। कौन आते हैं भाई? गोविंद द्वितीय। देखो हम इम्पोर्टेंट ही पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम में आता है, ठीक है। इनके शासनकाल के दौरान क्या हुआ था भाई? जो गोविंद द्वितीय थे, इन्होंने जो राष्ट्रकूट की राजधानी थी जो आपके दंती दुर्ग ने बनाई थी, मान्य खेत नासिक से जो मालखेड़ में इन्होंने ट्रांसफर की थी, ठीक है। कहाँ से ट्रांसफर की भाई? जो आपका नासिक एरिया है, जैसे पहले ना नासिक एरिया में राजधानी थी इनकी, ठीक है। ये ट्रांसफर किस पे कर दी थी इन्होंने? मालखेड़ में इन्होंने ये ट्रांसफर कर दी थी। अब कौन सी राजधानी बना दी थी? नासिक से इन्होंने मालखेड़ में ट्रांसफर कर दी। दूसरा जो इनका साम्राज्य, दूसरा ये किस लिए जाने जाते हैं? सैन्य अभियान करके उसके माध्यम से इन्होंने क्या किया भाई? अपने साम्राज्य का विस्तार किया। जैसे ना एक चीज फेमस है इनकी, जैसे इन्होंने ना श्रीलंका, जो आपका एरिया है श्रीलंका, जिसको आप लंका भी कह देते हो, इसके राजा थे
ठीक है, और उनके मंत्री को पकड़ लिया और उनको बंदी बनाकर क्या कर दिया भाई, हलापुर में लाया गया। कहाँ लाया गया? हलापुर में लाया गया था। ठीक है, ये गोविंद द्वितीय का काम था सिर्फ। इसके बाद और फिर आ जाते हैं आपके कौन, अमोघ वर्ष नपुंतंग। कौन आ जाते हैं भाई? अमोघ वर्ष नृपतुंग आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं? इनके बाद आ जाते हैं अमोघ वर्ष नृपुतंग। जो ये अमोघ वर्ष नृपतुंग हैं, ये राष्ट्रकूटों के है ना महान राजा बोले जाते हैं। कौन भाई? अमोघ वर्ष, आज मैं थोड़ा सा कोल्ड से सफर भी कर रही हूँ भाई, नृपतुंग। ये कौन थे भाई? राष्ट्रकूटों के सबसे महान शासक इनको बोला जाता है। इनको महान शासक क्यों बोला जाता है? इन्होंने कम से कम ये बोला जाता है कि 68 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था। कितने वर्षों तक इन्होंने शासन किया था भाई? एक तो 68 वर्षों तक इन्होंने शासन किया, और है ना जो ये अमोघ वर्ष हैं, ये जैन धर्म के कट्टर अनुयायी थे। ये किस धर्म को मानते थे भाई? ये जैन धर्म को मानते थे। जैन धर्म के ये कट्टर अनुयायी थे, और इन्हीं के संरक्षण में क्या हुआ था भाई, 9वीं और 10वीं शताब्दी में। क्या होता है भाई 9वीं और 10वीं शताब्दी में? जो आपका दिगंबर संप्रदाय था जैन धर्मियों का, उसका उदय कब हुआ? अमोघ वर्ष नृपतंग के टाइम पे हुआ था। किसका उदय हुआ था? आपके जो दिगंबर संप्रदाय था जैन धर्म का, इसका उदय हुआ। ठीक है, कब हुआ? 9वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में। किसके टाइम पे हुआ भाई? अमोघ वर्ष नृपतुंग के टाइम पे हुआ। और है ना ये बोला जाता है जैसे जो आपके सम्राट अशोक थे, इनकी तुलना किससे की जाती है? सम्राट अशोक से इनकी तुलना की जाती है, क्योंकि जैसे वो अपनी बुद्धिमत्ता और शांति प्रिय स्वभाव के कारण अपनी प्रजा के प्रिय थे, वैसे ही जो ये अमोघ वर्ष थे ये भी सेम थे। अपनी बुद्धि और शांति प्रिय स्वभाव के कारण ये राष्ट्रकूट जो आपका वंश था, इसके इन लोगों के ये सबसे ज्यादा प्रिय शासक थे। इनका कंपैरिजन किससे किया जाता है? इनका कंपैरिजन किया जाता है अशोक से। अगर ये आ जाए कि राष्ट्रकूट वंश के किस शासक की तुलना सम्राट अशोक के शासनकाल से की जाती है, तो किसकी की जाती है भाई? अमोघ वर्ष की जाती है। ठीक है, जैसे जो ये अमोघ वर्ष नृपतुंग है, इनके लिए क्या कहा जाता है कि ये एक है ना बहुत फेमस विद्वान थे, और इन्होंने ना काव्य शास्त्र पर जो कन्नड़ की पहली पुस्तक थी कन्नड़ लैंग्वेज में, ठीक है, उसका श्रेय, उसको लिखने का श्रेय दिया जाता है। किसको दिया जाता है भाई? अमोघ वर्ष को क्या बोला जाता है कि ये काव्य शास्त्र पर पहली कन्नड़ पुस्तक लिखने का श्रेय भी किसको दिया जाता है? अमोघ वर्ष नृपतुंग को दिया जाता है। फिर अमोघ वर्ष नृपतुंग के बाद उनके बेटे आते हैं, उन्होंने कुछ खास नहीं किया। जो इनके पोते थे, अमोघ वर्ष नृपतुंग के पोते थे, कौन थे? इंद्र तृतीय। कौन थे भाई? इंद्र तृतीय। जो ये इंद्र तृतीय थे, ये कौन थे भाई? अमोघ वर्ष के पोते थे। कौन थे ये? अमोघ वर्ष के पोते थे भाई ये। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? इनके टाइम पे ना राष्ट्रकूट वंश साम्राज्य में ना आंतरिक कलह हो गई थी। ठीक है, और कलह होने के बाद जो राष्ट्रकूट साम्राज्य को बहाल करने की, मतलब पूरा बहाल करने की भूमिका किन्होंने निभाई थी भाई? इंद्र तृतीय ने निभाई थी। इनके टाइम पे ही कौन आता है? अरबी यात्री आता है। एक कौन आता है? अरबी यात्री, जो एग्जाम में पूछा जाता है बार बार में। एक अरबी यात्री आए थे, उनका नाम क्या था? अल मसूदी। कौन था भाई? अल मसूदी। अल मसूदी किसके शासनकाल के दौरान आए थे? राष्ट्रकूट वंश के इंद्र तृतीय के टाइम पे आए थे। और जो ये इंद्र तृतीय है, इनका अन्य नाम बोला जाता है बलहारा। क्या बोला जाता है भाई? बलहारा। इंद्र तृतीय का अन्य नाम क्या था? बलहारा। क्या नाम था भाई? बलहारा। ठीक है, इनके दौरान कौन आया था? अरब यात्री अल मसूदी आया था। किनके टाइम पे आया था? जो ये बलहारा है, यानी कि जो आपके ये इंद्र तृतीय है, इनके शासनकाल के दौरान ये आए थे। और इन्होंने, जो अल मसूदी है, इन्होंने कहा था कि सबसे महान शासक राष्ट्रकूटों का कौन है? इंद्र तृतीय। और वैसे कौन थे? अमोघ वर्ष थे। ठीक है भाई,
इन्होंने ना जैसे सैन्य संघर्ष किया था काफी। हाँ, फिर देखो भाई क्या होता है, जैसे इंद्र तृतीया हो गए। इंद्र तृतीया के बाद जो सबसे लास्ट में आए थे वो थे आपके कृष्ण तृतीया। कौन थे भाई? कृष्ण तृतीया। और ये ना सबसे लास्ट शासक बोले जाते हैं किसके? राष्ट्रकूट वंश के। जो ये कृष्ण तृतीया है इनका शासन बोला जाता है 934 ईस्वी से लेके 963 ईस्वी तक। कब से कब तक बोला जाता है भाई? 934 से 963 ईस्वी तक बोला जाता है। जो ये इंद्र तृतीया थे के बाद ना राष्ट्रकूट वंश बहुत कमजोर हो गया था, यानी कि कोई ऐसा शासक नहीं था कि भी जो ढंग से थोड़ा बहुत संभाल सके इनके काम को। तो क्या हुआ भाई, राष्ट्रकूट वंश का ये पहले तो क्या हुआ, यही अंतिम शासक बना। ठीक है, क्योंकि अब क्या हो गया था, राष्ट्रकूट वंश कमजोर हो गया था। इसने क्या किया था, जो ये कृष्ण तृतीया है, इसने मालवा के परमारों और वेंगी के चालुक्यों के विरुद्ध युद्ध किया था। इसने किस किस के विरुद्ध युद्ध किया भाई? एक तो जो आपके परमार थे इनके विरुद्ध किया था, और इन्होंने किया था किसके विरुद्ध किया था भाई? जो वेंगी के चालुक्य थे। वेंगी के चालुक्य कहाँ थे? आपको समझाया था अभी फिगर में। कहाँ थे भाई वेंगी के चालुक्य? आपके इस एरिया में थे। कौन सा एरिया था ये? आंध्र प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे आपके वेंगी के चालुक्य थे। इनके खिलाफ इन्होंने क्या किया भाई? युद्ध किया। किन्होंने किया? कृष्ण तृतीया ने किया। और क्या थे भाई? जो चोल वंश के राजा प्रथम थे, इनको भी किन्होंने हराया था? कृष्ण तृतीया ने हराया था। किसको हराया था भाई? आज तो मेरी तबीयत काफी डाउन हो गई भाई। चोल राजा प्रथम को भी किन्होंने हराया? आपके इन्होंने हराया, और फिर उत्तरी भाग पर इन्होंने कब्जा कर लिया था। ठीक है भाई, अब देखो हमने ना एक बार थोड़े जो इनके इंपॉर्टेंट शासक थे वो कर लिए थे, एक बार हम उनको रिवाइज कर ले। जैसे ना राष्ट्रकूट वंश की नींव कब रखी गई भाई? 6वीं से 10वीं शताब्दी तक ये चले थे। ठीक है, 6वीं शताब्दी में नींव रखी गई थी। एरिया कौन सा पड़ता था? जो आपका कुछ नॉर्थ आपका महाराष्ट्र का एरिया हो गया, थोड़ा बहुत गुजरात का एरिया हो गया, थोड़ा बहुत कर्नाटक का एरिया हो गया। इसके संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग थे। ठीक है, इन्होंने अपनी राजधानी कौन सी बनाई थी भाई? शोलापुर के पहले तो इनकी नासिक थी राजधानी, बाद में हो गई थी मान्यखेत और मालर। ठीक है, इन्होंने जो दंती दुर्ग थे इन्होंने क्या किया था भाई? जो चालुक्य राजा कृतिवर्मन द्वितीय थे उनको इन्होंने हराया था। और इनके बारे में ज्यादा नहीं है, इतना ही दे रखा है। फिर आ जाते हैं जो आपके फिर बाद में इनकी राजधानी कौन सी बना दी थी भाई? जो ये गोंगिनी है, गोंगिनापुरी है, ये इनकी राजधानी बन गई थी। फिर देखो भाई आ जाते हैं कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम कौन थे? दंती दुर्ग के उत्तराधिकारी थे। और है ना, ये बोला जाता है कि चालुक्यों पर राष्ट्रकूट वर्चस्व को मजबूत करने के लिए किसको जाना जाता है? कृष्ण प्रथम को जाना जाता है। इनका सबसे बड़ा योगदान क्या था? जो एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर था आपका, उसका जो वास्तुशिल्प चमत्कार का निर्माण किन्होंने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने करवाया था। जो प्राचीन भारत की चट्टान काट वास्तुकला तकनीक का एक उल्लेखनीय प्रमाण है। उसके बाद कौन आ जाते हैं? गोविंद द्वितीय आ जाते हैं भाई। ये गोविंद द्वितीय कौन थे? इनकी जो पहली राजधानी थी नासिक, नासिक को ट्रांसफर कर दिया था मालखेड़ या मान्यखेत में। ठीक है, इन्हें साम्राज्य विस्तार के लिए जाना जाता है। किसको जाना जाता है? गोविंद तृतीय को जाना जाता है। जैसे मेनली क्या था इनका? जैसे सैन्य अभियानों के माध्यम से, जिनमें एक सबसे फेमस चीज क्या थी भाई? श्रीलंका के राजा और उनके मंत्री को पकड़ा और फिर उन्हें बंदी बनाकर क्या कर लिया था भाई? हलापुर ले आए थे। फिर उसके बाद आपके कौन आ जाते हैं? अमोघवर्ष नृपतुंग आ जाते हैं। अमोघवर्ष नृपतुंग के लिए बोला जाता है कि राष्ट्रकूट राजाओं में ये सबसे महान शासक थे। इन्होंने 68 वर्षों तक शासन किया। जो अमोघ वर्ष थे ये जैन धर्म के कट्टर अनुयायी थे। अमोघ वर्ष के ही संरक्षण में 9वीं और 10वीं शताब्दी में क्या होता है भाई? आपका दिगंबर संप्रदाय का उदय होता है। इनके शासनकाल की तुलना किससे की जाती है? सम्राट अशोक के शासनकाल से की जाती है। सिमिलर वैसे ही जैसे सम्राट अशोक अपनी बुद्धिमत्ता और शांति प्रिय स्वभाव के कारण अपने भाई लोगों के प्रिय थे, सेम ये भी ऐसे ही प्रिय थे। जो आपके ये अमोघ वर्ष है ये बहुत विद्वान थे। इन्होंने ना काव्य शास्त्र पर पहली कन्नड़ पुस्तक लिखने का श्रेय किसको जाता है? अमोघ वर्ष को जाता है। उसके बाद कौन आ जाते हैं? इंद्र तृतीय आ जाते हैं। ये कौन होते हैं भाई? अमोघ वर्ष के पोते हैं, क्योंकि इनके पिता ने कुछ काम नहीं किया था जिसके बारे में पढ़ा जाए। इनके टाइम पे क्या हुआ था भाई? इंद्र तृतीय के टाइम पे आंतरिक कलह हो गई थी।
आंतरिक लड़ाई हो गई थी। और जैसे फिर क्या हुआ भाई, जो राष्ट्रकूट साम्राज्य को बहाल करने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनके टाइम पे एक अरब यात्री आते हैं अल मसूदी, उन्होंने ये कहा कि जो ये इंद्र तृतीय है, जिसको हम बलहारा के नाम से भी जानते हैं, ये उनके शासनकाल के दौरान के महान राजा थे। ठीक है, सबसे लास्ट शासक कौन आते हैं भाई, कृष्ण तृतीय आते हैं। इनका शासनकाल 934 से 963 ईस्वी तक का बोला जाता है। क्या होता है भाई, इंद्र तृतीय के बाद ना राष्ट्रकूट वंश कमजोर शासकों ने राज किया, और राष्ट्रकूट वंश का ये अंतिम शासक था, कौन था, कृष्ण तृतीय था। इसने क्या किया भाई, मालवा के परमार, कहाँ कहाँ इसने युद्ध किया, मालवा के परमारों के साथ किया और वेंगी के चालुक्यों के साथ किया। इसने एक और काम किया था, जो चोल राजा प्रतंग प्रथम थे उनको हराया था, और जो नॉर्थ एरिया है उस पर इन्होंने कब्जा कर लिया था। ठीक है, इन्होंने किस को हराया था, चोल राजा प्रतंग प्रथम को हराया था। देखो भाई, जो ये राष्ट्रकूट थे, इनका सैन्य संघर्ष कैसे चला, इनका जो सैन्य संघर्ष के बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है भाई, इनका सैन्य संघर्ष क्या था। इनके सैन्य संघर्ष में भाई सबसे ज्यादा तो इनका किससे संघर्ष चलता है, प्रतिहारों से इनका संघर्ष चला था। किससे चला था भाई, प्रतिहारों से लंबे समय तक इनका संघर्ष चला। किनका चला, राष्ट्रकूटों का सबसे लंबे टाइम तक जो संघर्ष था किसके साथ चला था भाई, प्रतिहारों के साथ चला था। और इन्होंने ना गुजरात और जो मालवा एरिया है यहाँ पर ना रणनीतिक क्षेत्रों पर इसका नियंत्रण करना चाहा था। जैसे देखो भाई, ये थोड़ा सा मालवा का एरिया यहाँ था और आपका गुजरात का एरिया यहाँ था। ये इस एरिया पे क्या कर रहे थे, अपना है ना थोड़ा सा इस पे नियंत्रण इन्होंने ज़्यादा किया। और जो राष्ट्रकूटों ने पूर्व में यहाँ जो आपका वेंगी एरिया था, वेंगी के पूर्वी चालुक्यों को, यहाँ पे जो वेंगी के पूर्वी चालुक्य थे और जो आपका दक्षिण में पल्लव थे, यहाँ पे आपका कांचीपुरम किसकी राजधानी थी, पल्लवों की थी। कांची के पल्लवों और जो मदुरई के पांड्य थे। ठीक है, कहाँ कहाँ चला था भाई, देखो एक तो प्रतिहारों के साथ संघर्ष चला, दूसरा आपके जो वेंगी के चालुक्य थे इनके साथ भी इनका संघर्ष चला। अच्छा, पल्लवों के साथ चला, पल्लवों के साथ भी चला, और पांड्य के साथ भी क्या चलता है भाई, इनके युद्ध चले। किन किन के साथ हुए, अलग अलग जगह इनके युद्ध चले, प्रतिहारों के साथ, वेंगी के चालुक्यों के साथ, पल्लवों के साथ और पांड्यों के साथ। पांड्यों का राज कहाँ चलता था भाई, मदुरई एरिया पे चलता था। जो इनका प्रशासन था कैसा था भाई, राष्ट्रकूटों का जो प्रशासन था, ये ना प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों को राष्ट्र, विषय और भुक्ति में विभाजित किया। इन्होंने किस किस में अपने प्रशासन को विभाजित किया भाई, इन्होंने अपने प्रशासन को विभाजित किया, एक तो राष्ट्र में, ठीक है, और किया विषय और भुक्ति। ये विषय और भुक्ति के बारे में मैं आपको लास्ट लेक्चर्स में बता चुकी हूँ, वहां जाके देखना भाई क्या क्या होता है। विषय से छोटा होता है भुक्ति, यानी कि भुक्ति किसके अंडर आता है, विषय के अंडर आता है, और विषय किसके अंडर आता है, राष्ट्र के अंडर आता है। जो राष्ट्र है इसके मुखिया को राष्ट्रपति कहा जाता है। इसके मुखिया को क्या कहा जाता था भाई, राष्ट्रपति कहा जाता था। किसको कहा जाता था, मुखिया को। किसके मुखिया को कहा जाता था, राष्ट्रकूट का जो राष्ट्र प्रशासन था उसके मुखिया को क्या कहा जाता था, राष्ट्रपति कहा जाता था। और जो ये विषय होता था ये क्या होता था भाई, आधुनिक जिला होता था, और इसी आधुनिक जिले के अंदर आपका क्या आता था, भुक्ति इसके अंडर आता था। यानी कि भुक्ति का मीन्स क्या हो गया, छोटा जिला। ठीक है, जिले के अंदर जिला। छोटी इकाइयों का मुख्य उद्देश्य क्या होता था, जो ये छोटी इकाइयां हैं इनका मुख्य उद्देश्य होता था भाई भू राजस्व वसूलना, यानी कि जो टैक्स था उसको वसूलना, कानून व्यवस्था पर ध्यान देना। ठीक है, यहाँ पे ये लोग क्या करते थे, जो राष्ट्रकूटों के अधिकारी होते थे इनको ना लगान मुक्त भूमि का अनुदान देते थे। ठीक है, देकर इनको वेतन दिया जाता था। ठीक है, लगान मुक्त, यानी कि जो आपका टैक्स होता था, टैक्स फ्री सैलरी दी जाती थी राष्ट्रकूट वंश में। और जो इनके प्रादेशिक प्रभागों के नीचे कौन थे आते थे भाई, गांव आते थे। ठीक है, जो इनके मूल प्रशासन इकाई का गठन करते थे कौन से थे भाई, वो गांव थे। और गांव का प्रशासन कौन चलाता था, गांव का प्रशासन कौन चलाता है भाई, आज के दिन भी हमारे कौन चलाते हैं, मुखिया ही चलाते हैं, जो सरपंच होते हैं। ठीक है भाई, गांव का प्रशासन कौन चलाते थे, गांव के मुखिया। जो ये राष्ट्रकूट वंश है
इनके जो महत्वपूर्ण विशेषता रही है वो क्या रही है भाई? वंशानुगत राजस्व उत्तराधिकारियों का या इनके अधिकारियों का उदय हुआ, जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं? हम जानते हैं उनको नाव गवुंडा या देश ग्रामकूट कहा जाता था। किसको कहा जाता था? जो इनके वंशागुत, जैसे जो इनके वंश के ही लोग थे, जो वंशानुगत राजस्व अधिकारी थे, जो इनके राष्ट्रकूटों के वंशानुगत राजस्व अधिकारी थे, इनका एक तो उदय हुआ, ठीक है, इनका उदय हुआ। इनके अधिकारियों को हम किस नाम से जानते हैं? नाद गवुंडा, या इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं? देश ग्रामकूट। क्या बोलते हैं? देश ग्रामकूट। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए देश ग्रामकूट किससे संबंधित है? ये है राष्ट्रकूट राजवंश के जो वंशानुगत राजस्व अधिकारी थे, उनको हम क्या कहते थे? देश ग्रामकूट कहते थे। और फिर भाई देखो, जो राष्ट्रकूट वंश था ना, इन्होंने ना सांस्कृतिक और धार्मिक भी काफी काम किया था। जैसे एक तो जैन मंदिरों का संरक्षण, ये आपको बताया था भाई, दिगंबर संप्रदाय का उदय किनके टाइम पे हुआ? राष्ट्रकूटों के टाइम पे हुआ, 9वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में। ठीक है, जैसे ना जैन धर्म के प्रति अमोघ वर्ष का समर्थन, आपको इन चीजों का पता है। और दूसरा जो आपका वन बेलगोला था, उसमें जैन मूर्तियों का निर्माण था। क्या था भाई? वन बेलगोला जो एरिया था, यहाँ पे क्या किया था भाई? जैन मूर्तियों का निर्माण कहाँ हुआ था? वन बेलगोला में हुआ था। ठीक है, और ये जो वन बेलगोला था, ये क्या था भाई? जैन जो आपका समुदाय था, ये इनका धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र था। क्या था ये? जैन संप्रदाय का धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र था। कौन सा था? वन बेलगोला था। ठीक है, कौन सा था? वन बेलगोला। और फिर देखो भाई क्या होता है, एक तो इनके जैन धर्म प्रमुख केंद्र थे भाई राष्ट्रकूटों के। फिर भी ना राष्ट्रकूट काल में बौद्ध धर्म को भी देखा गया था। किस में देखा गया था? बौद्ध धर्म में देखा गया था। जैसे एलोरा की गुफाएं जो आपको बता दी थी भाई, चट्टान काट वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। और है ना इनका दोहरा, अब देखो भाई, जो आपके एलोरा गुफाएं, यहाँ पे आपको बौद्ध धर्म का भी देखने को मिलता है, ठीक है, और जैन धर्म का भी देखने को मिलता है। तो है ना, ये बोला जाता है कि है ना, इनके टाइम पे ना दोहरे धार्मिक संरक्षण को प्रदर्शित करती है। कौन सा? जो एलोरा की गुफाएं हैं, ये किस किस को प्रदर्शित करती हैं भाई? जो ये एलोरा की गुफा हैं, एलोरा की गुफा में आपको क्या क्या देखने को मिलता है? एक तो जैन धर्म, दूसरा आपको क्या देखने को मिलता है? बौद्ध धर्म। दोनों देखने को मिलता है। तो ये बोला जाता है कि दोहरे धार्मिक संरक्षण को ये लोग प्रदर्शित करते थे। जैसे गुफाओं में जैन और बौद्ध धर्म दोनों समर्पित हैं। इनके टाइम पे क्या हुआ था भाई? जो राष्ट्रकूट थे, वैदिक धर्म का भी प्रभाव इन पे कायम हुआ, क्योंकि ना ब्राह्मण साम्राज्य से, ब्राह्मणवाद से थोड़े प्रभावित भी हुए। ठीक है, ये ब्राह्मणवाद से भी प्रभावित हुए थे। इनके टाइम पे क्या होता है भाई? वैदिक धर्म का प्रभाव कायम रहा। जैसे ना एलोरा की जो कैलाशनाथ मंदिर था, वो किसको समर्पित था? जो ये आपका एलोरा है, देखो इसकी गुफाओं में जैन धर्म, बौद्ध धर्म के भी एविडेंस मिलते हैं। और जो ये आपका एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर है, ये किसको समर्पित था? ये हिंदुओं को समर्पित था। किसको समर्पित था? हिंदुओं को समर्पित था। तभी बोला जाता है जो एलोरा की गुफाएं हैं, ये तीनों धर्म कहाँ पे देखने को मिलते हैं? बौद्ध धर्म, जैन धर्म। और ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम्स में देखने को मिलता है, एलोरा की गुफाओं में। ठीक है, जहाँ पे हिंदू धर्म का कैलाशनाथ मंदिर भी दिखता है, और वहाँ पे जैन धर्म के भी एविडेंस मिलेंगे आपको, और बौद्ध धर्म के भी एविडेंस वहाँ पे मिलते हैं। जैसे भाई जो राष्ट्रकूट थे, इनकी भाषा, पहली तो एक तो जो कन्नड़ भाषा, इन्होंने कन्नड़ भाषा पे ज़्यादा ध्यान दिया, क्योंकि कन्नड़ भाषा का जो पहली बुक लिखने का श्रेय था वो किसको जाता है? अमोघवर्ष को जाता है। ठीक है, यानी कि इनके टाइम पे कन्नड़ भाषा के उल्लेखनीय वृद्धि हुई। किसकी वृद्धि हुई भाई? एक तो कन्नड़ भाषा की, किस चीज़ की वृद्धि हुई? कन्नड़ भाषा की वृद्धि हुई। इन लोगों ने ना, जो राष्ट्रकूट राजवंश ने ना, संस्कृत और प्राकृत भाषाओं को भी प्रभुत्व था वो इन्होंने
समाप्त कर दिया था। ठीक है, किस चीज का प्रभुत्व समाप्त कर दिया था इन्होंने? राष्ट्रकूट और प्राकृत का, क्योंकि इन्होंने कन्नड़ भाषा को ज्यादा महत्व दिया भाई। इनके समय पर अधिकांश साहित्य थे वो द्विभाषा में लिखे गए थे, संस्कृत में भी लिखे गए थे और कन्नड़ में भी। जो इनके साहित्य थे वो किन किन भाषा में थे भाई? कन्नड़ में भी थे और संस्कृत में भी थे। तभी क्या बोला जाता है, पर है ना, संस्कृत बाद में धीरे धीरे खत्म ही हो गई थी इनके टाइम पे। तभी इनकी संस्कृति, इनके साहित्य को क्या बोला जाता है? द्विभाषी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? द्विभाषी बोला जाता है, क्योंकि जो इनके साहित्यों की रचना थी वो दो भाषा में हुई थी, संस्कृत और कन्नड़। संस्कृत के साथ ना कन्नड़ को भी प्राथमिक प्रशासनिक भाषा के रूप में इन लोगों ने प्रयोग किया था। जैसे है ना, जो भी इनके सरकारी अभिलेखागार में राजाओं द्वारा जो भूमि अनुदान से संबंधित कुछ जानकारी थी, वहां पे भी किस भाषा का यूज किया जाता था भाई? कन्नड़ भाषा का यूज किया जाता था। तो इनकी प्रायोरिटी भाषा कौन सी थी? कन्नड़ भाषा थी। प्रायोरिटी लैंग्वेज कौन सी थी इनकी? कन्नड़ लैंग्वेज थी। कुछ विद्वानों ने ना अपभ्रंश में भी लिखी है। बाद के जो इनके विद्वान हुए उन्होंने ना अपभ्रंश भाषा का भी प्रयोग किया है। जैसे इनके प्रसिद्ध अपभ्रंश कवि कौन थे? राष्ट्रकूटों के प्रसिद्ध अपभ्रंश कवि थे भाई स्वयंभू। कौन थे? स्वयंभू। अगर ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई जो आपका राष्ट्रकूट वंश था, देखो वैसे तो ये कन्नड़ भाषा को प्रायोरिटी देते थे, लेकिन उसमें अगर अपभ्रंश भाषा भी आई है तो ऑब्वियस बात है, थोड़ा एक्सेप्शनल केस आ गया, और क्वेश्चंस हमेशा एक्सेप्शनल से ही बनते हैं। तो आपको आ जाए राष्ट्रकूट वंश में अपभ्रंश भाषा का यूज किन्होंने किया था, या अपभ्रंश में किन्होंने कविताएं लिखी थी? किन्होंने लिखी थी? स्वयंभू ने लिखी थी। और जो ये स्वयंभू थे ये कौन थे भाई? राष्ट्रकूट दरबार में ये रहते थे। ठीक है, और इनके वास्तुकला का मैं आपको बता चुकी हूँ भी। कैलाशनाथ मंदिर जैसे भाई चट्टान काट कर बनाया गया था। ये जो कैलाशनाथ मंदिर है ये किसको समर्पित था भाई? शिव को समर्पित था। किसको समर्पित था? भगवान शिव को ये मंदिर समर्पित था। ठीक है, दूसरा जैसे है ना, मुंबई तट पर एक द्वीप है, द्वीप पे क्या भाई आपकी क्या चीज मिलती है? जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं, ये भी किनके द्वारा बनाई गई थी? जो एलिफेंट की गुफाएं हैं ये भी आपकी राष्ट्रकूटों के द्वारा ही बनवाई गई थी, चट्टान काट के बनवाई गई थी। जैसे फिर आ जाए श्रीपुरी के नाम से प्रसिद्ध यहाँ पे एक, ये तो इनकी वास्तुकला होगी। ठीक है, जो ये एलिफेंटा गुफाएं हैं इनके, आप कोई घूमने गया होगा तो आपने देखा होगा कि प्रवेश द्वार पर यहाँ पर क्या होता है? द्वार पालकों का, उनके ना विशाल आकृतियां अंकित की गई है। किनकी की गई है? जो एलिफेंटा गुफाएं हैं, जो इनका एंट्री गेट है वहां पे ना द्वारपालिकों की, द्वारपालिका क्या होते हैं भाई? जो मंदिर का संरक्षण करते हैं, उनके ना बहुत बड़ी बड़ी आकृतियां दिखाई गई हैं। जैसे एक एग्जाम्पल बताती हूँ आपका, जो इनका श्रीपुरी के नाम से प्रसिद्ध एक स्थल है, बाद में ना वहां पे पुर्तगालियों ने विशाल हाथी की मूर्ति की भी खोज की थी। ठीक है, हाथी की जो ये एलिफेंटा की गुफाएं थी, बाद में उसको बदल दिया था। किन्होंने बदल दिया था भाई? श्रीपुरी में पुर्तगालियों ने इसको बदल दिया था भाई। ठीक है, आज मेरी तबीयत भी थोड़ी डाउन है, इतना ही करते हैं आज हम। ये हो गया आपका राष्ट्रकूट वंश। देखो इसमें कुछ ज्यादा दिया, आपसे से ज्यादा क्या पूछा जा सकता है कि भाई इनकी राजधानी कौन सी थी? मान्यखेत थी। ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे भाई? दंती दुर्ग थे, एक आ सकता है भाई। इनके टाइम पे भाई कन्नड़ के जो काव्य शास्त्र में पहली कन्नड़ पुस्तक किन्होंने लिखी थी? अमोघवर्ष ने लिखी थी। ठीक है, ये आ जाएगा कि भी जैन संप्रदाय का जो दिगंबर, जैन धर्म का जो दिगंबर संप्रदाय था उसका उदय किसके काल में हुआ? राष्ट्रकूटों के काल में हुआ था, अमोघवर्ष के टाइम पे। ठीक है, और इनके बारे में एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि भाई जो अरब यात्री अल मसूदी थे वो किसके टाइम पे आए थे? राष्ट्रकूटों के टाइम पे आए थे, इंद्र तृतीय के टाइम पे आए थे। और एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो दंती दुर्ग थे उन्होंने किसको हराया था जिससे आपके राष्ट्रकूट वंश की नींव रखी गई थी? किसको हराया था भाई? आपके जो चालुक्य के राजा थे, कौन थे? कीर्तिवर्मन द्वितीय, इनको हराया था।
ठीक है, एक ये क्वेश्चन आ सकता है, बाकी इनके बारे में इतना कुछ ज़्यादा आता नहीं है। बस यही 2-4 चीज़ आई थी। आपकी आ जाएगा भाई, जो एलोरा की गुफाएं हैं उसमें कैलाश मंदिर का निर्माण किन्होंने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने करवाया था। ठीक है, एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण किन्होंने करवाया था? आपके राष्ट्रकूटों ने करवाया था। सिर्फ यही कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो मैंने आपको करवा दिए हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं आता राष्ट्रकूटों के बारे में, चाहे आप कोई भी एग्जाम दो। तो चलो भाई, कर लेना। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट में।